यदि आप इस वीडियो पर हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ मेरा चैलेंज भी है कि आने वाले जो 20 प्रश्न हैं उन 20 प्रश्न में से यदि आप 15 प्रश्नों के सही जवाब दे दें तो मैं मान जाऊंगा कि आप वास्तव में जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम स्टडी में। मेरा नाम है लोकेश कुमार और हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज़ के प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, लेखपाल या फिर और कोई आपका टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम हो, सभी में आपको सीधी सीधी हेल्प करने वाले हैं। चलिए, अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद बोल के शुरुआत करते हैं फटाफट से सेशन की। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा असत्य है। यहाँ पे हमें कुछ मंदिर दिए हुए हैं और साइड में दिए हुए हैं राज्य कि वो वाला मंदिर उस राज्य में पड़ता है। अब हमें बताना है असत्य, यानी कौन सा मंदिर किस राज्य में नहीं पड़ता, ये हमें बताना है। देखिए पहला वाला, सबसे पहले हमें दिया हुआ है ब्लैक पैगोडा, ये ओडिशा में है, बिल्कुल सही बात है। किस राज्य में है? ओडिशा में है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है, सही बात है। सबरीमाला मंदिर, ये सबरीमाला मंदिर पड़ता है आपका केरल में, केरल राज्य में पड़ता है, कर्नाटक में नहीं पड़ता है। विरूपाक्ष मंदिर ये आपका कर्नाटक में है, ये एकदम सही है। तो उसने पूछा है असत्य, तो असत्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे पड़ता है आपका? ये पड़ता है केरल के अंदर। यदि आपसे पूछे सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है तो केरल में आपका पड़ता है। साथ ही साथ एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है, ये जो नाम दिया हुआ है ब्लैक पैगोडा, ये जो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उसे हम कहते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, फटाफट से समझते रहिए बहुत जल्दी से। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे एक नाम, इनमें से भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा और वो है प्रथम, यानी पहला गवर्नर जनरल कौन था। यदि आपसे पूछा जाए भाई क्लाइव, क्लाइव के बारे में बात हो रही है। देखिए जो आपका क्लाइव था, यदि इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो सवाल ऐसे आ सकता है कि क्लाइव ने किस युद्ध में भाग लिया था, यानी क्लाइव ने कौन सा युद्ध लड़ा था। तो जो प्लासी का युद्ध था वो लड़ा था क्लाइव ने। क्लाइव ने अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था प्लासी के युद्ध में, जब नवाब सिराजुद्दौला के साथ में युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। और सन आप जानते होंगे, सन किस में हुआ था? सन 1757 में हुआ था प्लासी का जो युद्ध हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो भारत के गवर्नर जनरल क्लाइव थे, वॉरेन हेस्टेड थे, विलियम बेंटिक थे या फिर कैनिंग थे। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके विलियम बेंटिक। यदि पूछे भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय था आपका कैनिंग। पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय, ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। अब यदि यहाँ पे प्रथम वायसराय की बात हो रही है तो अंतिम वायसराय भी बता दो भाई। भाई अंतिम वायसराय कौन थे भारत के? तो वो थे आपके माउंट बेटन, माउंट माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन जो थे वो आपके भारत के अंतिम वायसराय थे, जिन्होंने बोला था कि भारत के जो बंटवारा है, बंटवारे का जिम्मेदार जिन्ना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? कैनिंग थे, वेलेजली थे, टर्जन थे या फिर रिपन थे। अब यहाँ पे आपको एक सवाल तो मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, आपको बताना है, मुझे कमेंट में बताना है कि बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था, आपको वो सन बताना है मुझे। बात समझ रहे हैं? और अब बताइए बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड टर्जन जो थे वो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। सन आपको बताना है। एक प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है, वेलेजली, वेलेजली आपको नाम नजर आ रहा होगा, वेलेजली ने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी। जो आप सहायक संधि पढ़ते हैं इतिहास के अंदर, सहायक संधि की शुरुआत भारत के अंदर वेलेजली ने ही की थी। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? हमारा सी ऑप्शन था इस प्रश्न का राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? कुछ व्यवस्थाएं आप पढ़ते हैं, जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, या फिर महलवाड़ी थी, या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ये कुछ व्यवस्थाएं आप पढ़ते हैं, तो आपको बताना है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कर्नल रीड, मुनरो, टार्नवालिस या फिर हाल्ट मैकेंजी। ये हाल्ट है, हाल्ट मैकेंजी किसके द्वारा
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आपकी प्रारंभ हुई थी 22 मार्च सन 1793। कब हुई थी? 22 मार्च, और सन था आपका 1793 में। और प्रारंभ किसने की थी? तो कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की थी। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सन भी पूछ लिया जाता है किस सन में प्रारंभ हुई थी, तो 22 मार्च 1793 में प्रारंभ हुई थी स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। इससे बाद में यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है सबसे नीचे, हॉल्ट मैकेंजी, इस हॉल्ट मैकेंजी ने एक व्यवस्था प्रारंभ की थी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम था इसका? महलवाड़ी व्यवस्था था इसका नाम। और ये आपकी शुरू हुई थी 1822 में। 1822 में ये शुरुआत हुई थी महलवाड़ी व्यवस्था की। साथ ही साथ एक सवाल आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी इसकी शुरुआत आपकी की थी टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी टॉमस मुनरो ने। जो ये मुनरो आपका ऑप्शन में आ रहा है ना, ऑप्शन में मुनरो है, इसी ने प्रारंभ की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीनों व्यवस्था आपको याद रखनी है, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा, मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी, और आपका हाल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था। सॉरी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? आधे की तरफ, यहाँ पे है आधे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो होता है 10%। कितना होता है? 10% ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो आधे की तरफ चलता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो पिरामिड कैसा बनता है? तो देखिए सबसे नीचे ज़्यादा ऊर्जा होती है, फिर ऊपर की तरफ ऊर्जा कम होती चली जाती है, तो ये सीधा पिरामिड बनता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा कैसा बनता है? हमेशा सीधा पिरामिड बनता है, हमेशा ही सीधा बनता है। जैसे नीचे वाले में क्यों कौन आते हैं? जैसे हमारे पादप आते हैं जो स्वपोषी होते हैं। ऊपर वाले में आते हैं शाकाहारी जो इन्हें खाते हैं। फिर इससे ऊपर आते हैं मांसाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इस तरह से ऊपर की तरफ चलता जाता है पूरा प्रोसेस। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, आप देख भी पा रहे हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में, 5 फरवरी 1922 में, 9 अगस्त 1925 में, 13 अप्रैल 1919 में। मेरे दोस्त लाइक करके जाना वीडियो को, यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। वादा है मेरा आपसे, आपको बेहतरीन प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन वाले जो प्रश्न है वो आपको इसी क्लास में देखने को मिलेंगे। तो जो ये ट्रेन हुई थी 9 अगस्त 1925 में। 9 अगस्त 1925 में आपकी ये ट्रेन डकैती हुई थी। याद रखना ये डेट 9 अगस्त 1925, सिर्फ सन ही नहीं डेट भी याद रखनी है। 9 अगस्त 1925 में एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डेट ये दर्ज किया। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? तो जलियांवाला जो बाल हत्याकांड था आप सभी जानते हैं, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड जिसमें जनरल डायर ने निर्दोष जो सभा में व्यक्ति थे उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया था और बहुत सारे व्यक्तियों की मौत हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 में यह हत्याकांड हुआ था, और 9 अगस्त 1925 में हुई थी ठाकुरी ट्रेन डकैती। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। जय श्री राम बोल दीजिए फटाफट से। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था, मायो ने, रिपन ने, या फिर हेक्टर मुनरो ने? बताइए फटाफट से, बहुत जल्दी से। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो तो रहेगा आपका हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने किया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। मैंने अभी बताया आपको क्लाइव ने किस तरह किया था। क्लाइव ने किया था प्लासी के युद्ध में, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी बैटल, उसमें किया था क्लाइव ने। और यदि आपसे पूछे कि ये जो आपके यहाँ पे दिया हुआ मयो, तो मयो ने किस में किया था? तो मयो ने किया था आपका द्वितीय, जो दूसरे नंबर का आंध्र मराठा युद्ध था, जो मराठा युद्ध था उसमें इसने किया था। किसने? आंध्र मराठा युद्ध में अंग्रेजों का मराठा के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें किया था मयो ने। चलते हैं प्रश्न नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बताया मैंने? हेक्टर मुनरो। डी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं फटाफट से प्रश्न नंबर 8 पर। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? कल भी हमने इस तरह का प्रश्न किया था, आज भी हमारे सामने एक प्रश्न है। पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड, या फिर अग्नाशय ग्रंथि?
चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मास्टर ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि आपका राइट आंसर है। यदि आपसे पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपकी थायराइड। लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, लिख लीजिए, आप भी छाप लीजिए। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपकी थायराइड। यदि पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होती है लीवर। यदि सिर्फ आपसे पूछे सबसे बड़ी पूछे तो वो होती है लीवर, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछे तो वो होती है आपके, क्या होती है, थायराइड। ये होती है लीवर। लीवर को हम क्या बोलते हैं, यकृत हम बोलते हैं हिंदी में। ये भी आपको याद रखना है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो होती है अर्नाशय ग्रंथि। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो होती है अर्नाशय ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। और किडनी की इकाई क्या होती है, ये भी फटाफट से सुन लीजिए। जो किडनी होती है उसकी इकाई क्या होती है, वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि किडनी की इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहा हमारा, पीयूष ग्रंथि राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। 4 किताबों के नाम आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट से आप आंसर देंगे मुझे बहुत जल्दी से। क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, गीता रहस्य है, सत्यार्थ प्रकाश है, या फिर गुलामगिरी है। बहुत जल्दी से छाप दीजिए, बहुत जल्दी से मेरे साथियों, बहुत जल्दी से लाइव चैट में छाप दीजिए क्या रहेगा आंसर हमारा। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो पुस्तक है वो है हमारी सत्यार्थ प्रकाश। इसी प्रश्न का राइट आंसर रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब समझ लीजिए, ये जो बाकी पुस्तकें हैं ये किसकी हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें आप नेहरू चाचा भी कहते हैं, जिनके ऊपर बाल दिवस मनाया जाता है। गीता रहस्य के बारे में आपसे पूछे तो गीता रहस्य किसकी है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछ लिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक की है। और गुलामगिरी जो है वो किसकी है, ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है ये गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। और इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने क्या बताया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर था। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ प्रश्न समझिए धड़ाधड़ से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1927 में, 1928 में, 1931 या फिर 1932 में। बताइए फटाफट से, और किस डेट में हुआ था ये भी बताइए। राइट आंसर हमारा क्या है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, और 5 मार्च 1931 में हुआ था ये समझौता। 5 मार्च 1931 में हुआ था ये समझौता। ये डेट भी आपको याद नहीं है, 5 मार्च में हुआ था। और 1927 में क्या हुआ था, 1927 एक बड़ा ही भयानक साल था। इस साल में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे जो हमारे देशभक्त थे उन्हें फांसी दे दी थी सन 1927 में। ये भी आपको याद ना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी 1931। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। ऐसी बीमारी का नाम बताना जो वायरस से नहीं होती है। रेबीज है, चेचक है, डेंगू है, या फिर टिटेनस है। तो देखिए, आप जानते होंगे कि जो आपके ऊपर बीमारियां दी हुई हैं, रेबीज है, चेचक है, डेंगू है, ये तीनों बीमारियां आपकी किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। लेकिन जो टिटेनस होता है ये वायरस से नहीं होता, ये किससे होता है, ये होता है आपका बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है टिटेनस जो होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा जो रेबीज है, रेबीज का दूसरा नाम क्या है, तो रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया पूछ लेता है। हाइड्रोफोबिया और रेबीज दोनों एक ही बीमारी का नाम है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर, पानी से डर। इस फोबिया, ये जो फोबिया वर्ड है ना, इसका मतलब होता है डर, और हाइड्रो मतलब पानी से डरना। तो पानी से डर किस में लगता है, रेबीज में। इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। पागल जानवर के काटने से ये बीमारी होती है। उसकी लार में रेबीज के कीटाणु पाए जाते हैं, जो वायरस होते हैं वो उसकी लार में पाए जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी घोष ने, महात्मा गांधी जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, या फिर अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के जो अध्यक्ष अधिवेशन हुए थे उनकी अध्यक्षताएं किसने की थी, ये हमसे पूछा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 आपसे पूछे तो आपको राइट आंसर क्या बताना है, आपको राइट आंसर बताना है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लेकिन यदि आपसे पूछे कि रास बिहारी घोष,
तो रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी सन 1907 में। जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। यदि पूछे आपसे व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम जो अधिवेशन हुआ था हमारा सन 1885 में, और कहाँ पे हुआ था? मुंबई के अंदर, जो बम्बई था, बम्बई के अंदर हुआ था प्रथम अधिवेशन 1885 में, जिसमें सिर्फ 72 व्यक्तियों ने 72 सदस्यों ने भाग लिया था। उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और बचे आपके महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी सन 1924 में। ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर डी, अंबिका चरण मजूमदार 1916 में लखनऊ अधिवेशन। रास बिहारी घोष 1900 किसमें आपका? रास बिहारी घोष 1907 में सूरत अधिवेशन। महात्मा गांधी जी बेलगांव अधिवेशन 1924 में। और व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में मुंबई अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन जो प्रथम अधिवेशन था। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या फिर नेपाल? छापिए फटाफट से छापिए, बहुत जल्दी से, बहुत ही जल्दी से। प्रश्न पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भूलना मत। समझ रहे हैं बात? चलिए बताइए फटाफट से। तो विद्या देवी भंडारी बनी है नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी नेपाल के अंदर। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है ये बताना है हमें। मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर नागालैंड? जवाब दीजिए फटाफट से। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या रहेगा हमारा राइट आंसर? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका असम है, जो असम है ये म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। असम राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है, याद रखना है आपको। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। निम्न में से कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है? पेटागोनिया मरुस्थल, तकला-मटान मरुस्थल, गोबीटा मरुस्थल या फिर रब अल खाली मरुस्थल? कौन सा मरुस्थल है जो पश्चिम एशिया में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। फटाफट से जवाब दीजिए मुझे, फटाफट से, बहुत जल्दी से। देखिए पिछला प्रश्न जो है आपका असम। असम में आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आपको सेवन सिस्टर्स किसे कहते हैं ये आपको बताना है। 7 राज्य हैं, 7 राज्य हैं हमारे देश के जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। आपको लिख के जाना है कमेंट में कौन से राज्य हैं जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, रब अल खाली मरुस्थल जो है ये पश्चिम एशिया में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में, 1982 में, 1992 में या फिर 1998 में? एक आसान सा प्रश्न है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ, जवाब दीजिए फटाफट से। यदि आपसे पूछा जाए पहला पर्यावरण सम्मेलन तो आपका हुआ था 1972 में। पहला पर्यावरण सम्मेलन आपका जो हुआ था वो हुआ था 1972 में। कहाँ पे हुआ था? तो वहाँ पे हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। 1992 में हुआ था आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील का शहर कौन सा है? वो रियो डी जेनेरियो। ये भी पूछ लिया जाता है किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद में 2 प्रश्न यहाँ पे हुए हमारे। पहला पृथ्वी सम्मेलन पूछे तो आपका 1992 में। अरे भाई अपनी मर्जी से मत चल, 1 सेकेंड। पहला पृथ्वी सम्मेलन पूछे तो 1992 में, पहला पर्यावरण सम्मेलन पूछे तो 1972 में। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जो यूनियन टेरिटरीज हैं कितनी हैं भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश? देखिए पहले आपने पढ़ा होगा, पहले जो बचपन में थे आपने पढ़ा होगा कि हमारे भारत में कितने राज्य थे? 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन अभी जो अदल बदल हुई है, धारा 370 हटी है, जम्मू कश्मीर को परिवर्तित किया गया है, लद्दाख को परिवर्तित किया है, और भी दूसरे हमारे जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश है उनमें चेंज हुआ है हमारा। तो अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आपके राज्य कितने हैं? तो राज्य भी आपको याद रखना है, 28 राज्य हैं वर्तमान में।
वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। चलिए आगे फटाफट से प्रश्न नंबर 18 पर। निम्न में से किस जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है? गोवा आपका जो राज्य है, यदि आपसे पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हमारा? किस जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है? खोला मिर्च है, मोइरा केला है, हरमल मिर्च या फिर शाही लीची। देखिए ऑप्शन ए बी सी तीनों ये गोवा से संबंधित है, लेकिन जो शाही लीची है ये आपका बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंधित है। बिहार के पास है इसका जीआई टैग। जीआई टैग जो है ये बिहार के पास है शाही लीची का। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शाही लीची। सॉरी। प्रश्न नंबर 19, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आसान प्रश्न। इस प्रश्न में 4 प्रश्न और आपको समझ में आ जाएंगे, फटाफट से सुनते रहिए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 22 मार्च में, 22 अप्रैल, 22 मई या 16 सितंबर। तो राइट आंसर है हमारा 16 सितंबर में मनाते हैं हम विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। अब यहाँ पे यदि पूछे 22 मार्च में क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस हम मनाते हैं। विश्व जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च में। 22 अप्रैल में हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 22 मई में हम क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं 22 मई में। ये 22 का जो नंबर है ये आपको याद रखना है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस और 16 सितंबर आपका विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ओजोन की बात हो रही है तो ओजोन परत के बारे में 2-4 प्रश्न और सुन लीजिए। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे आप स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ऑप्शन में ऐसा भी मिल जाता है किस मंडल में? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर। तो वहाँ पे आपको बताना है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, दोनों में से आ रहा है। इससे बाद में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? तो जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करती है ओजोन परत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था 16 सितंबर। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? कैडमियम, मरकरी, नाइट्रेट या फिर फ्लोराइड। दो बीमारियां आपकी पूछी जाती हैं, दो बीमारियां आपकी पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो होता है नाइट्रेट की अधिकता से। एक पूछा जाता है मिनी माता। कौन सा? मिनी माता। मिनी माता किसकी अधिकता से होता है? तो ये होता है आपका मरकरी, जिसे आप पारा कहते हैं। मरकरी पारा Hg, इसकी अधिकता से कौन सा होता है? मिनी माता होता है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछे ब्लू बेबी सिंड्रोम तो नाइट्रेट, यदि आपसे पूछे मिनी माता तो मिनी माता होता है आपका पारा। पारा जानते हैं ना? पारा, जिसका सिंबल होता है Hg पारा। मरकरी जिसे आप कहते हैं, इसकी अधिकता से होता है मिनी माता। दोनों प्रश्न याद रखने हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, आपको पसंद आए होंगे, क्लास आपको बेहतरीन लगेगी। 20 स्लाइड थी, 20 स्लाइड के अंदर हमने लगभग 50 प्रश्न हमने पढ़े हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो शेयर कर देना, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना मेरे दोस्त, जिससे आने वाली वीडियोज़ का आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। बात समझ रहे हैं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।